हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में। दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट जो किसी भी सेल की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि हम उसमें कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हैं। हम उसके अंदर टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, हम उसके अंदर नंबर एंटर कर सकते हैं, हम उसके अंदर डेट एंटर कर सकते हैं या फिर हम उसके अंदर कोई फॉर्मूला भी एंटर कर सकते हैं। बट डेटा वैलिडेशन के थ्रू हम अपने किसी सेल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हम इस रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज के अंदर सिर्फ होल नंबर आए, इस रेंज के अंदर सिर्फ डेसिमल आए, इस रेंज के अंदर सिर्फ डेट आए। तो इस तरीके से हम अपने डेटा के अंदर वैलिडेशंस लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम अपने किसी सेल पे या फिर मल्टीपल सेल्स पे ये वैलिडेशन लगा सकते हैं कि जो भी उसके अंदर इनपुट आए वो वही आए जो हम चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी इस रेंज पर ये वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ कि इस रेंज के अंदर सिर्फ होल नंबर आए। तो सबसे पहले मैंने रेंज सेलेक्ट करी, मैं डेटा टैब में गया और मैंने यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन है दोस्तों डेटा वैलिडेशन का। मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ से मेरी डेटा वैलिडेशन की विंडो ओपन हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एनी वैल्यू सेलेक्ट होता है क्योंकि हम किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। बट जैसे हम इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होल नंबर का है। मैंने इसको क्लिक करा, उसके बाद ये मेरे से पूछता है कि जो भी मैं यहाँ पे डेटा डलवाना चाहता हूँ मैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम भी डिफाइन कर सकता हूँ। और जैसे सपोज़ मैं चाहता हूँ जो यहाँ मिनिमम नंबर आए वो 1 आए और जो मैक्सिमम नंबर आए वो 10 आए। और दोस्तों जैसे अभी यहाँ पर बिटवीन सेलेक्ट है, हम यहाँ से ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी मैं बिटवीन ही सेलेक्ट रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अब इस रेंज के अंदर वैलिडेशन लग गई है। और जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ तो इसने मुझे करने दिया। अगर मैंने यहाँ पे 7 एंटर करा, इसने वो भी करने दिया। और अगर मैं 11 एंटर करता हूँ तो ये मुझे एंटर नहीं करने देगा। इसने मुझे एक एरर दिया, दिस वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो दोस्तों ये सिर्फ 1 से 10 तक ही मेरे को एंटर करने देगा। उसके अलावा अगर मैं इसमें कोई भी नंबर एंटर करूँगा या फिर नंबर के अलावा अगर मैं कोई टेक्स्ट भी एंटर करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे वो भी नहीं करने देगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अब इस रेंज की जो वैलिडेशन है वो यही है कि इसके अंदर हम 1 to 10 नंबर ही ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने होल नंबर लगाया, ऐसे ही मैं इस सेल पे आके आपको डेसिमल की डेटा वैलिडेशन लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की होती है Alt+D+L। यहाँ से भी हम डेटा वैलिडेशन की विंडो को ओपन कर सकते हैं। मैंने इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से डेसिमल को सेलेक्ट करा और इस बार मैं बिटवीन की जगह ग्रेटर देन सेलेक्ट करता हूँ। ग्रेटर देन में मैंने मिनिमम नंबर दिया 1.1। तो अब जो भी मैं इस रेंज में नंबर एंटर करूँगा वो 1.1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे 1.4 एंटर करता हूँ, इसने मुझे करने दिया। अगर मैं 0.8 एंटर करूँगा तो ये मुझे नहीं करने देगा क्योंकि वो 1.1 से छोटा है। ऐसे ही मैं 2.5 एंटर करता हूँ तो इस रेंज में अब ये मुझे डेसिमल ही एंटर करने देगा। अगर मैं इसमें भी कोई टेक्स्ट एंटर करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे नहीं करने देगा। मैं अभी लिस्ट को आपको लास्ट में बताऊँगा। उसके बाद हम डेट की वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। मैंने रेंज को सेलेक्ट करा, Alt+D+L प्रेस करा, यहाँ से आके मैंने डेट सेलेक्ट करी और बिटवीन की जगह मैंने सेलेक्ट करा लेस देन और यहाँ पर मैंने एंटर करा 1/1/20, यानी 1 जनवरी 2020 से छोटी डेट होगी तभी ये इसको एंटर करने देगा। मैंने ओके पे क्लिक करा। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे डेट एंटर करता हूँ 1/1/2020, तो इसने मुझे नहीं करने दी क्योंकि जो भी डेट मैं एंटर करूँगा वो इससे छोटी होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी डेट एंटर करता हूँ 1/1/2019, तो इसने मुझे डेट एंटर करने दी। यानी हम अपनी डेट पे भी लेस देन ग्रेटर देन की वैलिडेशन लगा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम सेम टाइम के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने टाइम सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा ग्रेटर देन 12, ओके कर दिया। और यहाँ पे अब मैं टाइम एंटर करने की कोशिश करता हूँ 12:30, तो इसने मुझे करने दिया। तो दोस्तों ऐसे ही हम टेक्स्ट लेंथ पे भी लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ जो भी मैं इसके अंदर टेक्स्ट एंटर करूँ उसकी लेंथ 2 कैरेक्टर से बड़ी हो और 6 कैरेक्टर से छोटी हो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करा, मिनिमम में मैंने 2 लिखा, मैक्सिमम में मैंने 6 लिखा और ओके कर दिया। तो अब अगर यहाँ पे मैं जैसे 4 कैरेक्टर का मैंने कुछ लिखा, इसने मुझे लिखने दिया। और अगर मैं
6 कैरेक्टर से बड़ा कुछ लिखूँगा तो ये मुझे नहीं लिखने देगा। ऐसे ही अगर मैं सिंगल कैरेक्टर लिखूँगा तो मुझे ये वो भी नहीं लिखने देगा, क्योंकि मिनिमम 2 कैरेक्टर्स इसके अंदर होने चाहिए। ऐसे ही दोस्तों एक कस्टम भी होता है कि अगर हम अपना खुद का कोई फार्मूला बनाना चाहें, तो सपोज़ मैंने ये रेंज सेलेक्ट करी, मैं डेटा वैलिडेशन पे गया, यहाँ पे आके मैंने कस्टम सेलेक्ट करा, और यहाँ पे अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी डेटा आए वो प्रॉपर में आए, तो मैंने यहाँ पे आके इक्वल टू लिखा, मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा मैचिंग के लिए, उसके बाद मैंने प्रॉपर लिखा, और यहाँ पर मैंने इस सेल को सेलेक्ट करा, ये इक्वल होना चाहिए इसी सेल के, और मैंने ब्रैकेट को बंद करा और ओके कर दिया। तो सपोज़ अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना शुरू करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, इसने मुझे नहीं लिखने दिया, मैंने रीट्राई पे क्लिक करा, और अब मैंने जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर था अगर मैं उसे कैप्स में करके लिखता हूँ तो इसने मुझे लिखने दिया, क्योंकि मैंने इसको इस बार ये वैलिडेशन दी थी कि जो भी मैं डेटा एंटर करूँ उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो प्रॉपर में हो, तभी ये उसको ले। तो इस तरीके से हम अपनी कस्टम डेटा वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा इसके अंदर एक ऑप्शन बचा वो है लिस्ट का। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मैंने फिर से डेटा वैलिडेशन की विंडो ओपन करी और यहाँ से आके मैंने लिस्ट सेलेक्ट करा, और दोस्तों सोर्स के अंदर मैंने सपोज़ मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैंने ए लिखा, कॉमा बी, कॉमा सी, और मैंने ओके कर दिया। तो इस रेंज के अंदर मेरे को वो तीनों ऑप्शन मिल गए। और अभी दोस्तों मैंने ना सिर्फ सिंगल सेल के अंदर ये वैलिडेशन लगाई है, अगर हम नीचे जाएंगे तो ये वैलिडेशन नहीं लगी। तो ये मैंने इसलिए लगाई कि अगर हम किसी सिंगल सेल पे वैलिडेशन लगाते हैं और हम उसे किसी और सेल में पेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उस सेल पे जाएंगे जहाँ पर वैलिडेशन लगी है, हम उसे कॉपी करेंगे, हम उसके बाद उस रेंज पे जाएंगे जहाँ पे हम वो वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, हम वो रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम पेस्ट स्पेशल की विंडो को ओपन करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करके, और यहाँ पर पेस्ट वैलिडेशन ओनली मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। तो वो सेम वैलिडेशन अब इन सेल पे भी आ चुकी है और हम यहाँ से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ें ली थी, इसलिए मैंने लिख दी, बट कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस देने होते हैं, लाइक हमें 50 ऑप्शंस ऐड करने हैं या फिर हमें 100 ऑप्शंस ऐड करने हैं। तो अगर हम उन्हें मैनुअली लिखेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए हम इसके अंदर एक रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उस रेंज के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इस लिस्ट में आ जाएगी। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऐड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो मेरे वैलिडेशन के जितने भी क्राइटेरियाज़ हैं ये मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएं। तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट करा, मैंने ऑल्ट DL प्रेस करा, डेटा वैलिडेशन की विंडो ओपन हो गई। यहाँ से मैंने लिस्ट सेलेक्ट करा और सोर्स में आकर इस बार मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर आके मैंने ओके कर दिया। तो अब अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसकी मैंने रेंज सेलेक्ट करी है, और इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट दोस्तों ये जो मैंने अभी रेंज सेलेक्ट करी है ये स्टैटिक है, यानी अगर इसके नीचे मैं कोई नया ऑप्शन ऐड करूँगा, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू ऑप्शन, तो वो मेरे को इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं शो होगा क्योंकि ये रेंज मैंने स्टैटिकली ली है। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी रेंज है ये डायनामिक हो जाए और अगर हम कोई भी नया ऑप्शन ऐड करें तो वो भी इस रेंज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर दें ताकि ये डायनामिकली अपडेट होती रहे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हम जब भी कभी अपनी शीट के अंदर डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें हमेशा एक सेपरेट शीट बनानी चाहिए और उसको हाइड कर देना चाहिए ताकि गलती से भी उसके अंदर कोई एडिट ना कर पाए। तो ये मैंने एक नई शीट क्रिएट करी और इसका नाम मैंने रख दिया वैलिडेशन, और यहाँ पर सपोज़ अगर मैं ये ऑप्शंस ऐड करता हूँ, ये मैंने इसके अंदर ऑप्शंस कॉपी करे और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिए, और अब मैंने इसे टेबल में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने कंट्रोल T प्रेस करा और मैंने ओके कर दिया, और इसके बाद मैंने टेबल डिज़ाइन टैब में जाकर यहाँ से जो इसकी फॉर्मेटिंग थी उसको क्लियर कर दिया, और अभी जो इस टेबल का नाम है वो टेबल 1 है तो मैं अभी यही रहने देता हूँ। अब मैं अपनी शीट 1 में आया। अब सपोज़ अगर मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ जो कि डायनामिकली अपडेट भी होती रहे, तो मैंने ऑल्ट DL प्रेस करा, मैंने यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करा, सोर्स में मैं वैलिडेशन वाली शीट में गया, और जैसे ही मैं वैलिडेशन क्राइटेरिया के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके आया ये एक डाउन एरो में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही डाउन एरो में कन्वर्ट हुआ मैंने अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करा
तो इसने मेरी इतनी रेंज सेलेक्ट कर ली और ये आप देख भी रहे हो मेरी इस रेंज के चारों तरफ डांसिंग आंट्स आ गई हैं। तो इससे मुझे पता लग गया है कि इसने मेरी ये रेंज सेलेक्ट कर ली है। और यहाँ पर भी अभी ये A2 से A7 दिखा रहा है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे वो सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो जैसे सपोज़ अगर मैं इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और मैं अपनी इस रेंज में वापस गया और यहाँ पर आके अगर मैं न्यू ऑप्शन ऐड करता हूँ और अब मैं अपनी अगर डेटा वैलिडेशन में जाके चेक करूँगा तो ये न्यू ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो ये होता है दोस्तों जब हम अपनी डेटा वैलिडेशन की रेंज को डायनामिक बनाते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी ऑप्शन नीचे ऐड करूँगा तो वो मेरी डेटा वैलिडेशन में के ड्रॉप डाउन में ऐड होता रहेगा, और अगर मैं इसमें से कोई भी ऑप्शन रिमूव करूँगा तो वो भी यहाँ से रिमूव होता रहेगा। तो इस तरीके से हम अपनी डेटा वैलिडेशन की लिस्ट को डायनामिक भी बना सकते हैं। और हमेशा हमें ये वाली शीट हाइड कर देनी चाहिए। मैंने इस पर राइट क्लिक करा और हाइड कर दिया ताकि कोई भी यूज़र गलती से उस शीट में कोई एडिट ना कर दे और उस वजह से हमारी जो रेंज है वो गलत ऑप्शन शो ना करने लगे। तो अभी मैं इसे वापस अनहाइड कर देता हूँ। मैंने इस पर राइट क्लिक करा, अनहाइड पे क्लिक करा और इस शीट को सेलेक्ट करा और ओके कर दिया, तो ये शीट अनहाइड हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब दोस्तों डेटा वैलिडेशन के अंदर जैसे मैंने ऑल्ट DL प्रेस करा, इसके अंदर 3 टैब्स हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। सेटिंग्स के अंदर दोस्तों इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस थे इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से दोस्तों ऑप्शन आता है ये इग्नोर ब्लैंक। इग्नोर ब्लैंक का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपकी रेंज में कोई ब्लैंक सेल आ गया है, यानी कि सपोज आपने कोई ऑप्शन डिलीट कर दिया, तो वो उस ब्लैंक को आप ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहते हो या फिर उसको इग्नोर करना चाहते हो, तो हमें अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में ब्लैंक शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इग्नोर ब्लैंक पे हम इसे क्लिक ही रहने देते हैं। ऐसे ही हम सेल के अंदर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखाना चाहते हैं या नहीं, तो अगर हम वो दिखाना चाहते हैं तो हम इस पर भी क्लिक रहने देते हैं। तो जैसे अगर मैं अपने किसी सेल पे जाता हूँ तो वो राइट में ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी जो सेकंड टैब है वो है इनपुट मैसेज की। जैसे सपोज़ अगर हम चाहते हैं कि हमने जिस भी सेल पे डेटा वैलिडेशन लगाई है, जब भी यूज़र उस सेल के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके जाए उसे एक इनपुट मैसेज शो हो, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने इनपुट मैसेज का टाइटल दिया कि सेलेक्ट डेटा फ्रॉम ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर मैंने इनपुट मैसेज के अंदर मैंने लिख दिया प्लीज़ सेलेक्ट, और मैंने ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा ये मुझे इसने नीचे ऑप्शन दिखा दिया जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि सेलेक्ट डेटा फ्रॉम ड्रॉप डाउन एंड प्लीज़ सेलेक्ट। जैसे ही हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे हमें वो ऑप्शन विजिबल होने लगेगा। उसके बाद जो दोस्तों हमारा ऑप्शन आता है वो एरर अलर्ट का आता है। जैसे अगर हम यूज़र इसके अंदर कोई रॉन्ग डेटा एंटर कर दे तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो उसे स्टॉप करे या फिर वो उसे वार्निंग दे या फिर वो उसे इन्फॉर्मेशन दे। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट होता है वो स्टॉप होता है कि वो उसे उस डेटा में कोई भी दूसरा डेटा एंटर ही नहीं करने देगा, वो उसे सिर्फ वही डेटा एंटर करने देगा जो उसके ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट है। अगर हम चाहें तो हम जो यूज़र अगर कुछ और भी एंटर करना चाहता है तो वो हम उसे एंटर करवा सकते हैं, बट एक वार्निंग वो उसे देगा। जैसे सपोज़ मैं इस सेल पे आपको लगा के दिखाता हूँ, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है वो यही है कि ये 1 to 10 के बीच में ही नंबर लेगा। बट अगर मैंने इस पे जाकर एरर अलर्ट पे वार्निंग सेलेक्ट करके, और यहाँ पर मैं वार्निंग के मैसेज भी दे सकता हूँ कि वार्निंग का टाइटल ये है और एरर मैसेज ये है, मैंने ओके कर दिया। और अगर अब यहाँ पे मैं 12 एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले मुझे इसने वार्निंग दी कि दिस वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगर मैं येस पे क्लिक कर दूंगा तो ये 12 को ले लेगा। तो इस बार मैंने डेटा को स्टॉप नहीं करा, इस बार मैंने जस्ट एक वार्निंग रेज करी और उसके बाद मैंने यूज़र के ऊपर ही छोड़ दिया कि वो अभी भी इस डेटा को एंटर करना चाहता है या नहीं। ऐसे ही सेम सेल पे आके मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। और अब इस सेल पे अगर मैं 15 ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो इस बार इसने मुझे वार्निंग दी दिस वैल्यू डजेंट मैच टू द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन, और अगर मैं ओके कर दूंगा तो ये इस 15 वाली वैल्यू को भी ले लेगा। तो दोस्तों ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने डेटा वैलिडेशन के अलावा कोई वैल्यू को एक्सेप्ट करना चाहते हैं सेल के अंदर या नहीं। अगर हम करना चाहते हैं तो हम स्टॉप की कंडीशन को चेंज करके यहाँ से वार्निंग या इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि डेटा सिर्फ उसी में से ही ले जो हमने उस पर वैलिडेशन लगाई है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग ये चेंजेस कर सकते हैं।
और अगर हमने ये जो भी चीज़ें लगाई है हम इन सबको हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं, तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही ये देखा आपने इनपुट मैसेज में भी ऐसे ही जैसे मैंने इस ऑप्शन पे ये लगाया था, अगर मैं यहाँ पर आके क्लियर ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये सब क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम अपने इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट के अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी डेटा वैलिडेशन टैब। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस थे इन सब के बारे में मैंने आपको एक एक करके बताया। मैंने आपको लिस्ट को मैनुअली लिखने के लिए मैंने आपको मैनुअली लिखने का भी बताया। मैंने आपको लिस्ट स्टैटिकली ऐड करके भी दिखाई और टेबल बना के उसको डायनेमिकली ऐड करके भी दिखाया। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस वर्कबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं।